उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हमने यहूदियों की सौर्ज एजेंसी का खात्मा कर दिया। इसके बाद सौर्ज का हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया और इसी तबाही के सिलसिले में इस वक्त मैं हस्पताल में पड़ा हुआ हूँ। जाहिर है मेरे बारे में रिपोर्ट इसराइल की सदर या मुतअद्दिद यहूदी हलकों तक पहुँच गई होगी और उन्हें यह भी इल्म होगा कि हमें ब्लैक हेड के बारे में इल्म हो चुका है। इसलिए वो समझ गए होंगे कि जैसे ही मैं हस्पताल से फारिग हूँगा हम ब्लैक बेल्ट लेबॉर्ट्री पर हमला कर देंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ब्लैक बेल्ट लेबॉर्ट्री में जो कुछ तैयार किया जा रहा है उसे यहूदी अपना मुस्तकबिल समझते हैं। चुनांचे उन्होंने मुझे फौरी तौर पर हलाक करने की प्लानिंग की और इस प्लानिंग के सिलसिले में ये थॉमस यहाँ पहुँचा। इसका मकसद हस्पताल को ट्रेस करके मुझे हलाक करना है। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, इस थॉमस का हुलिया वगैरह क्या है ताकि मैं मेंबरान को इसकी तलाश पर लगा दूं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, वो अगर तरबियत याफ्ता एजेंट है तो लामहला अब तक वो अपना मेकअप, अपना लिबास, गाड़ी और रिहाइशगाह तब्दील कर चुका होगा। सुलेमान को मैंने फौरी तौर पर गांव वापस जाने का कह दिया है और थॉमस को तलाश करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि मेरी निगरानी की जाए। थॉमस लामहला किसी न किसी अंदाज में हस्पताल का सुराग लगा लेगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि इसे नामुमकिन समझा जाए। वो जिस वार्ड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहाँ थॉमस किसी सूरत नहीं पहुँच सकता, लेकिन इस हस्पताल के बाहर 2 आदमी लगा दो ताकि थॉमस को पकड़ा जा सके। एक बार ये हाथ आ गया तो फिर आसानी से इससे मालूमात हासिल की जा सकती है। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है, मैं सफदर और कैप्टन शकील को हस्पताल से बाहर ड्यूटी पर भेज देता हूँ। आप मुझे थॉमस के कदोकामत के बारे में बता दें। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने उसे थॉमस के कदोकामत के बारे में तफसील बता दी। जाहिर है कि इसने ये तफसील सुलेमान से मालूम की होगी। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और फिर दूसरी तरफ से ओके का अल्फाज सुनकर उसने हाथ बढ़ाकर कॉरिडोर दबा दिया और फिर टोन आने पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2, ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, जूलिया ने मौतबाना लहजे में कहा। इमरान स्पेशल हस्पताल में दाखिल है और यहूदियों की किसी तंजीम का तरबियत याफ्ता एजेंट, इसका नाम थॉमस बताया जा रहा है, हस्पताल को ट्रेस करके इमरान को हलाक करने के मिशन पर काम कर रहा है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, फिर क्या हुक्म है सर? जूलिया ने मौतबाना लहजे में कहा, तुम सफदर और कैप्टन शकील की हस्पताल के बाहर ड्यूटी लगा दो ताकि उसे पकड़ा जा सके। वो तरबियत याफ्ता एजेंट है, इसलिए वो मेकअप तब्दील करता रहेगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ठीक है सर, तफसील बता दें। जूलिया ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने वो तफसील बता दी जो इमरान ने उसे बताई थी। क्या कोई इससे मिल चुका है सर? जूलिया ने किधरे हिचकिचाते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो उसके लहजे से ही समझ गया कि वो ये पूछना चाहती है कि X2 को इस थॉमस के बारे में इल्म कैसे हुआ, लेकिन जाहिर है वो बराह रास्त ऐसा नहीं कर सकती थी। ब्लैक ज़ीरो ने इस थॉमस के इमरान के फ्लैट पर पहुंचने और फिर सुलेमान के उसे गलत पता बता कर वापस भेजने और फिर खुद इमरान के पास पहुंचकर उसे तफसील बताने के बारे में बता दिया ताकि उसको तशना हो सके। इमरान के कमरे और वार्ड की भी निगरानी करना होगी सर, जूलिया ने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, स्पेशल वार्ड की हिफाजत बेहतर अंदाज में की जाती है। अलबत्ता बाकी मेंबरान को हुक्म दे दो कि वो तैयार होकर थॉमस को शहर में तलाश करें। ख़ास तौर पर स्टेट एजेंट से रब्ता किया जाए जिससे उसने पहली रिहाइशगाह और कार हासिल की थी। वो चूँकि गैर मुल्की है इसलिए हो सकता है कि उसने कोई दूसरी रिहाइशगाह और कार हासिल करने के लिए इस एजेंट से ही रब्ता किया हो। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उसके साथ ही उसने इस कॉलोनी का नाम और कोठी का नंबर भी बता दिया जहां सुलेमान और जवाना ने गैस फायर करके उसे बेहोश किया था। इमरान ने उससे पहले ही ये तफसील बता दी थी। ठीक है सर, हम उसे तलाश कर लेंगे, जूलिया ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। इससे तुमने राना हाउस पहुंचाना है ताकि वहां जवाना और जोसेफ इससे तमाम तफसीलात मालूम कर सके, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उसके साथ ही उसने रस्सी रख दिया। इमरान साहब की अदालत ने मामलात को ज़्यादा गंभीर कर दिया है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ बैठे ही रह जाएं और ब्लैक हेड लेबॉर्ट्री में खसूसी आला तैयार होकर मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, ब्लैक ज़ीरो ने परेशान से लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्पेशल हस्पताल। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी, डॉक्टर सदीकी से बात कराओ, चीफ बोल रहा हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने अपने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा गया। ब्लैक ज़ीरो हस्पताल के अमरे और डॉक्टर सदीकी से X2 के नाम से बात नहीं करता था ताकि ये नाम ज़्यादा ओपन ना हो, इसलिए लफ्ज़ चीफ इस्तेमाल किया जाता था।
सर मैं डॉक्टर सदीकी बोल रहा हूँ सर। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सदीकी की इंतहाई मोहतबाना लहजे में आवाज़ सुनाई दी। पहली बात तो ये है कि इमरान पर हमला हो सकता है, इसलिए आपने इमरान की हिफाजत के गैर मामूली इंतज़ामात करने हैं। ब्लैक ज़ीरो ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, इमरान साहब ने मुझे पहले ही इतला दे दी थी और मैंने उनकी सिफारिशात के मुताबिक तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं, डॉक्टर सदीकी ने मोहतबाना लहजे में कहा। दूसरी बात ये कि इमरान के हस्पताल में महदूद हो जाने की वजह से एक इंतहाई अहम मामला पेंडिंग है और ख़तरा है कि अगर ज़्यादा देर हो गई तो शायद पूरे मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का सामना करना पड़े। इसलिए आप अच्छी तरह गौर करके मुझे बताएं कि कम से कम आप इमरान को कब तक हरकत में आने की इजाज़त दे सकते हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। सर इमरान साहब अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कम से कम उन्हें एक हफ़्ता मज़ीद यहाँ रहना पड़ेगा, वरना 98% तक उनकी सेहत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। दूसरी तरफ से डॉक्टर सदीकी ने मोहतबाना लेकिन कतई लहजे में कहा। क्या एक हफ्ते बाद इमरान हरकत में आ सकेगा? आप मज़ीद तो नहीं लेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने सर्द लहजे में कहा। नहीं सर, एक हफ्ते बाद वो हर किस्म के ख़तरे से बाहर होंगे। वैसे तो उन्हें शायद अभी 2 माह मज़ीद लग जाते, लेकिन मैंने उनके कहने पर ही खसूसी तौर पर यूरोप से खसूसी दवायात मंगवाई हैं, इसलिए अब मज़ीद एक हफ़्ता उन्हें हस्पताल में रहना पड़ेगा, डॉक्टर सदीकी ने जवाब दिया। ओके, बहरहाल उसकी हिफाजत का आपने फिर भी खसूसी ख्याल रखना है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और रस्सी रख दिया। शाम का वक्त था। थॉमस इस वक्त सुर्ख रंग की कार में सवार दारुल हुकूमत की एक सड़क पर आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसने ना सिर्फ मेकअप कर रखा था, बल्कि उसने अपना लिबास भी तब्दील कर लिया था। इसने एक और स्टेट एजेंट के जरिए ये कार और रिहाइशगाह हासिल की थी। इसके साथ ही उसने यहाँ अंडरवर्ल्ड के एक ग्रुप के चीफ से फ़ोन पर बात की थी। इस चीफ का नाम रेडो था और ये पाकिस्तान दारुल हुकूमत के गोल्डन क्रॉस क्लब का जनरल मैनेजर था। रेडो का राब्ता इस एजेंसी फार्मा से था जिससे थॉमस का ताल्लुक था, और जो फाइल उससे फार्मा की तरफ दी गई थी इसमें रेडो के साथ बवक्त ज़रूरत मदद हासिल करने की हिदायत की गई थी, और इस सिलसिले में खसूसी कोड भी मौजूद था ताकि रेडो फौरी तौर पर इसकी मदद कर सके। इस वक्त थॉमस गोल्डन क्रॉस क्लब की तरफ ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कार क्लब के कंपाउंड गेट में बोड़ी और फिर उसे पार्किंग में ले गया। कार से उतरकर उसने पार्किंग बॉय से कार लिया और फिर क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। क्लब का माहौल अंडरवर्ल्ड की बजाय ऊपर वर्ल्ड के मुताबिक नजर आ रहा था। हाल खासा वसी और बेहद शानदार अंदाज में सजाया गया था। इसमें मौजूद अफराद का ताल्लुक भी आला तबके से नजर आ रहा था। वो काउंटर की तरफ बढ़ गया जहां एक फ़ोन सामने रखे एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी, जबकि 2 और लड़कियां सर्विस देने में मसरूफ़ थी। यस सर, लड़की ने थॉमस के काउंटर पर पहुंचते ही मौतबाना लहजे में कहा। जनरल मैनेजर साहब को बता दो कि ब्राइट वे क्लब से फ्रेड पहुंच चुका है, उन्होंने मुझे फ़ोन पर मुलाकात का वक्त दिया हुआ है, थॉमस ने कहा। यस सर, लड़की ने कहा और फिर सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने यकी बाद दीगरे चंद बटन प्रेस कर दिए। काउंटर से जूली बोल रही हूँ, ब्राइट वे क्लब से फ्रेड यहाँ मौजूद हैं। इनका कहना है कि आपने उन्हें मुलाकात का वक्त दिया हुआ है, लड़की ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। यस सर। चंद लम्हों तक दूसरी तरफ से बात सुनकर उस लड़की ने जवाब दिया और रिसीवर रखकर उसने काउंटर की साइड में खड़े एक नौजवान को बुलाया। यस मिस, नौजवान ने करीब आकर मौतबाना लहजे में कहा। साहब की जनरल मैनेजर साहब के ऑफिस तक रहनुमाई करो, जूली ने इस नौजवान से कहा। यस मिस, आइए सर, नौजवान ने कहा। फिर वो मुड़कर हॉल के आखिरी हिस्से में मौजूद राहदारी की तरफ बढ़ गया। थॉमस इसकी पैरवी कर रहा था। राहदारी में 2 मुसल्लह दरबान मौजूद थे, लेकिन इस नौजवान को साथ देखकर उन्होंने कोई एतराज़ ना किया। और नौजवान ने एक दरवाजे पर दबाव डालकर दरवाज़ा खोला और फिर एक तरफ हट गया। थैंक यू, थॉमस ने नौजवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा और फिर कदम बढ़ाता हुआ वो कमरे में दाखिल हुआ। ये खासा वसी कमरा था जिसे खूबसूरत और कीमती फर्नीचर से सजाया गया था। बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे एक अधीर उम्र एक्रीमियन बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। थॉमस अंदर दाखिल हुआ तो उसने रिसीवर रख दिया और उठ खड़ा हो गया, साथ ही मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ा दिया। मेरा नाम फ्रेड है, फ़ोन पर आपसे बात हुई थी, थॉमस ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम रेवुड है, आपने ब्राइट वे क्लब का हवाला दिया था, इसलिए मैंने बावजूद शदीद मसरूफियात के आपको फौरी वक्त दे दिया। तशरीफ़ रखें, रेडो ने कहा और थॉमस मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया।
मैंने आपको ब्राइट वे क्लब का हवाला दिया था। ब्राइट वे क्लब जनरल मैनेजर रॉल्फ, जैसे रेडॉल्फ कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस भी मेरे पास मौजूद है। थॉमस ने कहा तो रेवडोन बेइख्तियार कुर्सी पर उछल पड़ा। उसकी आंखें फट सी गई और वो इस तरह थॉमस को देख रहा था जैसे कोई बच्चा किसी भूत को देख रहा हो। ओह, आप क्या वाकई किसी ग्रेड के हैं आप? रेवुड ने रुक रुक कर और इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ग्रेड फर्स्ट, थॉमस ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड शो, वेरी गुड टाइम। मैं सोच भी ना सकता था कि कभी ऐसा मौका भी आएगा। आई एम सॉरी जनाब, मैंने आपको आपकी शान के मुताबिक इस्तकबाल नहीं किया, रेडो ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। इस कदर हैरत ज़दा और मरूब होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक ही हैं, सिर्फ काम अपने अपने हैं। तुम मेरा काम जिस अंदाज में कर सकते हो इस तरह और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मेरी कामयाबी में तुम्हारा भी हाथ होगा। थॉमस ने कहा तो रेडो के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। आप वाकई ही बड़े ज़र्फ के मालिक हैं। आप आइए अंदर बैठते हैं, यहाँ मामलात चेक हो सकते हैं, रेडो ने उठते हुए कहा तो थॉमस ने भी इस बात में सर हिला दिया और फिर उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो एक और छोटे से कमरे में मौजूद थे। रेडो ने इसके दरवाज़ों पर किसी स्याह रंग की धात की चादर सी चढ़ा दी थी। अब आप बेफिक्र होकर बात करें, मुझे हुक्म दे, मैं क्या कर सकता हूँ, रेडो ने कहा। थॉमस ने इस इलाके और अस्पताल के बारे में बता दिया। अब बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, रेडो ने मुकाबिल कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यहाँ एक सीक्रेट एजेंट है, इमरान, इसे जानते हो, थॉमस ने कहा तो रेडो बेइख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, बहुत अच्छी तरह, बहुत ख़तरनाक आदमी है। क्यों? रेडो ने चौंक कर कहा। ये इमरान एक्रीमिया में एक मिशन के दौरान शदीद ज़ख्मी हो गया और उसे यहाँ लाया गया और वो एक स्पेशल हस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इस हस्पताल को मैंने चेक कर लिया है, लेकिन मैं सही सलामत इस इमरान तक पहुँचना चाहता हूँ और इस काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, थॉमस ने कहा। कहाँ है ये हस्पताल? रेडो ने पूछा तो थॉमस ने इस इलाके का नाम और बिज़ाहिर इस इमारत के बारे में बता दिया जिसके अंदर खुफिया हस्पताल था। आपने इस सिलसिले में पहले भी कोई काम किया है? रेडो ने पूछा। हाँ, इस अस्पताल का पता चलाने के लिए मैं किंग रोड पर वाक़या इमरान के फ्लैट पर गया था और वहाँ उसके बावर्ची सुलेमान से मुलाकात थी, थॉमस ने कहा। और फिर उसने मुख्तसर तौर पर सुलेमान से फ्लैट पर होने वाली मुलाकात से लेकर वापस सुलेमान के हस्पताल में दाखिल होने तक की सारी कार्रवाई मुख्तसर तौर पर बता दी। इसका मतलब है कि अब इस अस्पताल की खुफिया निगरानी हो रही होगी, रेडो ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, इसलिए तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, वरना ये मेरे लिए मामूली काम था, थॉमस ने जवाब देते हुए कहा। आप किस किस्म की मदद चाहते हैं? आपके जहन में कोई खाका हो तो बताएं, रेडो ने कहा। क्या तुम मालूम कर सकते हो कि इस हस्पताल में कोई गैर मुल्की डॉक्टर है या नहीं, थॉमस ने कहा। ये बात मैं अभी मालूम कर लेता हूँ, क्योंकि इस इलाके में काम करने वाला एक आदमी मेरे ग्रुप से मुतल्लिक है। हमने वहाँ एक खुफिया जुआखाना खोला हुआ है, रेडो ने कहा। और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती रही, फिर रिसीवर उठा लिया गया। मैं नॉइक बोल रहा हूँ, एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। रेडो बोल रहा हूँ, नक, रेडो ने कहा। यस बॉस, कोई हुक्म, दूसरी तरफ से इस बार मौतबाना लहजे में कहा गया। क्या इस इलाके में कोई खुफिया हस्पताल है? रेडो ने इस इलाके का नाम लेते हुए कहा जो थॉमस ने उसे बताया था। यस बॉस, आला तरीन सतह का खुसूसी हस्पताल है जहाँ सिर्फ आला तरीन और इंतहाई हसास इदारों से ताल्लुक़ रखने वालों का इलाज किया जाता है। वहाँ कोई गैर मुतल्लका आदमी दाखिल ही नहीं हो सकता, निक ने जवाब देते हुए कहा। क्या इस हस्पताल में कोई गैर मामूली डॉक्टर भी है? रीडो ने पूछा। यस बॉस, गुज़िश्ता 2 सालों से डॉक्टर फ्रेडरिक जो एक्रीमियन है इस हस्पताल में काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और इस हस्पताल के चाइल्ड वार्ड के इंचार्ज हैं, निक ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें कैसे इतनी तफसील मालूम है? रेडो ने पूछा। जनाब, इस अस्पताल के चंद डॉक्टर, मेल नर्सें और स्टाफ के चंद अफराद अक्सर हमारे पास खेलने आते हैं। डॉक्टर फ्रेडरिक तो बाकायदगी से आते हैं और चूंकि वो खेल की बारीकियां बखूबी जानते हैं इसलिए अक्सर भारी रकम जीत कर जाते हैं, निक ने जवाब दिया। ओके, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा, रेडो ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अगर ये फ्रेडरिक मेरे कदुकामत का है तो मैं इसका मेकअप करके आसानी से ना सिर्फ अस्पताल बल्कि इस इमरान तक भी पहुंच सकता हूं, थॉमस ने कहा। मेरा ख्याल है कि हम वहां निक के पास चलें ताकि फ़ोन की बजाय बिलो मुशाफा इससे बातचीत हो सके।
रेडो ने कहा। नहीं, उसे यहाँ बुला लो। इस इलाके में यकीनन बड़ी सख्त निगरानी हो रही होगी, और ये निगरानी अगर सीक्रेट सर्विस कर रही होगी तो फिर मामलात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। थॉमस ने कहा। ठीक है, मैं उसे यहाँ बुलवा लेता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। रेडो ने माजरत आमेज लहजे में कहा। मैं कर लूँगा, तुम्हारे पास ब्लैक चॉर्ली की बोतल तो होगी, वो दे दो। थॉमस ने मुस्कुराते हुए कहा। यस सर, मैं अभी देता हूँ, रेडो ने कहा, और फिर उसने मुड़कर दीवार में नस्ब एक अलमारी खोली। उसमें से शराब की एक बोतल और एक गिलास उठाकर उसने दोनों चीज़ें थॉमस के सामने रखी, और फिर मुड़कर अलमारी बंद करके वो स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया। उसने मखसूस बटन प्रेस करके दरवाजे पर मौजूद स्याह रंग की चादर हटाई, वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। थॉमस बड़े एतमीनान भरे अंदाज में बैठा, शराब गिलास में डाले उसकी चुस्कियाँ ले रहा था, और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला और रेडो और उसके पीछे एक पस्ता कामत और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये निक है जनाब, और निक ये हमारे ख़ास मेहमान मिस्टर थॉमस, रेडो ने दोनों का बामी तारुफ कराते हुए कहा। थॉमस ने उठकर निक से मुसाफिया किया, जबकि इस दौरान रेडो ने स्विच बोर्ड पर मौजूद बटन प्रेस करके दरवाजे पर स्याह रंग की चादर चढ़ाई, और वो आकर निक के साथ बैठ गया। जनाब हुक्म फरमाएं, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। लेकिन ये थॉमस से मुखातिब होकर कहा। तुमने मेरा कदोकामत देख लिया है, क्या डॉक्टर फ्रेडरिक का कदोकामत मुझसे मिलता जुलता है? थॉमस ने कहा। नहीं जनाब, आपका कद लंबा है जबकि वो डॉक्टर मेरे कद जितने हैं, और आप तो स्मार्ट हैं जबकि वो भारी जिस्म के मालिक हैं, वो तो आपसे यकसर मुख्तलिफ हैं। निक ने जवाब दिया तो थॉमस पे इख्तियार एक तवील सांस लिया। अब तक निक से खुलकर बात करें जनाब, ये आपकी हर तरह से खिदमत करेगा, रेडो ने कहा। इस अस्पताल में एक मरीज दाखिल है, इसका नाम है इमरान, और हो सकता है कि इस अस्पताल की निगरानी सीक्रेट सर्विस कर रही हो, लेकिन मैं इस मरीज़ इमरान के कमरे में दाखिल होकर उसे हलाक करके बाहिफाजत वापस आना चाहता हूँ। डॉक्टर फ्रेडरिक का कदोकामत मैंने इसलिए तुमसे पूछा कि मैं उसका मेकअप करके वहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं, इसलिए अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। थॉमस ने कहा। जनाब, ये काम मेरे लिए बेहद आसान है, सिर्फ भारी रकम खर्च करना पड़ेगी। निक ने कहा। रकम की फ़िक्र मत करो, तुम्हारा मुआवजा और तमाम अखराजात मैं अदा करूँगा। थॉमस ने कहा। ठीक है जनाब, अब मुझे सिर्फ 2 घंटों का वक्त दें ताकि मैं इस इमरान के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर लूँ, फिर आपका काम यकीनी तौर पर हो जाएगा। निक ने कहा। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो काम भी होना चाहिए बेदाग अंदाज में होना चाहिए। थॉमस ने कहा। ऐसा ही होगा जनाब, निक ने कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर रेडो ने दरवाजे के सामने से स्याह चादर उठाई और फिर वो निक को लेकर बाहर चला गया, जबकि थॉमस दोबारा शराब की चुस्कियां लेने में मसरूफ़ हो गया। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद रेडो और निक दोनों अंदर दाखिल हुए तो थॉमस सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। काम हो गया है जनाब, रेडो ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तफसील है? थॉमस ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ये नक्शा है जनाब इस अस्पताल का। निक ने हाथ में पकड़े हुए रोल को खोलकर थॉमस के सामने रखते हुए कहा। ये नक्शा कहाँ से मिल गया? थॉमस ने हैरत भरी लहजे में कहा। टाउन प्लानिंग ऑफिस से निकलवाया गया है ताकि आपको इसका अंदरूनी हिस्सा समझाया जा सके, निक ने कहा, और फिर उसने नक्शे को खोलकर एक जगह रख दिया। ये गेट है जनाब, निक ने कहा, और थॉमस ने इस बात में सर हिला दिया, और ये वो हिस्सा है जहाँ कमरा नंबर 1 में इमरान नामी मरीज मौजूद है। निक ने एक और जगह हाथ रखते हुए कहा, और फिर उसने तमाम हिफाजती इंतजामात और रास्तों के बारे में तफसील बता दी। फिर तुमने क्या प्लान बनाया है? थॉमस ने पूछा। जनाब, रात को जो डॉक्टर यहाँ ड्यूटी देता है उसका नाम डॉक्टर अफजल है, वो आपको अपने साथ कार में ले जाएगा। इस तरह बगैर किसी चेकिंग या अस्पताल की ऊपरी तरफ बनी हुई पार्किंग में पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये नक्शा देख लें। निक ने जेब से एक कागज़ निकाला और उसे खोलकर थॉमस के सामने रख दिया। इस नक्शे पर यह जगह जहां पार्किंग है और ये इमारत है जिसके अंदर इमरान नामी मरीज कमरा नंबर 1 में है। यहाँ पानी के बड़े पाइप हैं, आप किसी भी पाइप के जरिए ऊपर छत पर पहुँच सकते हैं। वहाँ हमारा एक आदमी जो इस वार्ड में सफाई का काम करता है मौजूद होगा। वो आपकी रहनुमाई इस गैलरी तक करेगा जहाँ कमरा नंबर 1 की खिड़की है। खिड़की की चटखनी अंदर से नर्स ने खोल दी होगी। आप अंदर जा सकते हैं या चाहें तो वहीं से भी फायर कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। इस तरह आपकी वापसी होगी। जैसे ही आप पार्किंग में पहुँचेंगे तो डॉक्टर अफजल को भी इतला कर दी जाएगी और वो कोई ज़रूरी दवा दूसरे अस्पताल से लेने के लिए आपको कार में बाहर ले जाएगा और आपको बाहर छोड़कर वो दवा लेकर वापस चला जाएगा। निक ने कहा। बहुत खूब, तुमने तो वाकई इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंटों जैसी प्लानिंग की है। वेरी गुड, थॉमस ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे वाकई ये प्लानिंग बेहद अच्छी लगी थी।
शुक्रिया जनाब, मैं किसी ज़माने में साजूलैंड की सरकारी एजेंसी से वाबस्ता रहा हूँ। फिर मेरी टांग इस अंदाज में ज़ख्मी हो गई कि अब मैं तेज़ नहीं चल सकता, सिर्फ आहिस्ता चल सकता हूँ। इसलिए मुझे एजेंसी से ड्रॉप कर दिया गया और मैं कल लाइफ में आ गया। फिर साजूलैंड में एक सिंडिकेट से मेरा झगड़ा हो गया तो मैं साजूलैंड से यहाँ आ गया और अब यहाँ जुए खाने का इंचार्ज हूँ। लेकिन मेरा जहन काम करता है, निक ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ठीक है, लेकिन अगर सिंडिकेट सीक्रेट सर्विस इस हस्पताल के अंदर इस वार्ड की निगरानी कर रही होगी तो शायद कोई मसला बन जाए, थॉमस ने कहा। मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं। हस्पताल के अंदर कोई फालतू आदमी मौजूद नहीं। बाहर हो तो मैं कह नहीं सकता और बाहर वालों को तो किसी तरह भी मालूम ही ना हो सकेगा, क्योंकि आप डॉक्टर अफजल की कार में छुपकर अंदर जाएंगे और वापस भी कार ही में आएंगे। अलबत्ता आप वहाँ साइलेंसर लगा रिवॉल्वर इस्तेमाल करेंगे, निक ने कहा। हाँ, ये तो ज़रूरी है। अलबत्ता ये बताओ कि पार्किंग से निकलकर जब मैं छत पर जाऊँगा तो क्या मुझे चेक नहीं किया जाएगा, थॉमस ने कहा। जनाब, नाइट ड्यूटी में वहाँ सिर्फ 5-6 कारें होती हैं और उनकी निगरानी के लिए कोई आदमी नहीं होता और ना ही इसकी ज़रूरत समझी जाती है और उकबी सिमत खाली होती है, इसलिए आपको वहाँ देखने वाला कोई नहीं होगा, निक ने जवाब दिया। ओके ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने वाकई ही बेहतरीन प्लानिंग की है, थॉमस ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा तो निक का चेहरा एक बार फिर खिल उठा। टाइगर अपने एक दोस्त के साथ होटल शहराज के मेन हॉल में बैठा कॉफ़ी पी रहा था कि मेन गेट से अंदर आने वाले 2 आदमियों को देखकर वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? इसके दोस्त ने उसे चौंकते देखकर कहा। कुछ नहीं, टाइगर ने जवाब दिया। फिर इस बातों में मसरूफ़ हो गया, लेकिन उन आंखों से वो अभी तक इन दोनों अफराद को देख रहा था। वो दोनों मेन गेट से आगे बढ़कर एक तरफ खड़े थे और उनकी तेज़ नजरें सर्च लाइट्स की तरह हॉल में मौजूद अफराद का जायज़ा ले रही थी। क्या बात है, तुम मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं हो, टाइगर के दोस्त विक्टर ने कहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि कभी तुम्हारे इस जुए खाने का राउंड लगाऊं, शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान हो जाए, टाइगर ने कहा। मुझे मालूम है कि तुम शार्पिंग नहीं करते, इसलिए तुम आ भी सकते हो और खेल भी सकते हो, वरना हमारा मैनेजर तक बेहद होशियार आदमी है, वो शॉर्पर्स को दूर से ही पहचान लेता है। वैसे किसी ज़माने में वो सीक्रेट एजेंसी में भी काम कर चुका है, विक्टर ने कहा। तो सीक्रेट एजेंसी का सुनकर टाइगर के कान खड़े हो गए। ओह अच्छा, फिर तो इससे मिलना पड़ेगा, मुझे ऐसे लोगों से मिलने का बेहद शौक है, टाइगर ने कहा। ठीक है, जिस वक्त चाहो आ जाओ, मैं तो रात को वहीं होता हूँ, इसके दोस्त ने उठते हुए कहा और टाइगर भी उठ खड़ा हुआ। फिर विक्टर इससे हाथ मिलाकर मुड़ा और मेन गेट की तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे गेट के करीब मौजूद दोनों अफराद ने टाइगर को देख लिया। टाइगर ने भी हाथ हिलाया तो वो दोनों उसकी तरफ आ गए। आप और इस वक्त होटल में कोई ख़ास बात? टाइगर ने उनसे मुसाफिया करते हुए कहा। ये चौहान और नुमानी थे। क्यों, हम इस होटल में नहीं आ सकते? वैसे हम आए पहली बार हैं, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये घटिया दर्जे का होटल है, इसलिए मैं आपको यहाँ देखकर हैरान हो गया था। वैसे आपका अंदाज बता रहा है कि आप किसी को चेक कर रहे थे, टाइगर ने वेट्रेस को हॉट कॉफ़ी लाने का कहकर चौहान और नुमानी से मुखातिब होकर कहा। तो तुम्हें मालूम नहीं कि सुलेमान के साथ क्या हुआ? चौहान ने कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। क्या हुआ? मुझे वाकई ही मालूम नहीं है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे वेट्रेस ने कॉफ़ी के बर्तन मेज़ पर लगा दिए। चौहान ने उससे किसी थॉमस के फ्लैट में आमद से लेकर जवाना की कार से उसके फरार होने तक की तफसील बता दी। अब आप इस थॉमस को तलाश कर रहे हैं, टाइगर ने कहा। हाँ, लेकिन हमारे पास सिर्फ कदोकामत की तफसील है, इसने यकीनन मेकअप कर लिया होगा, चौहान ने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए कहा। तो टाइगर भी इख्तियार हंस पड़ा। वो से के ढेर से सुई तो फिर भी तलाश की जा सकती है, लेकिन लाखों अफराद में सिर्फ कदोकामत के लिहाज से किसी आदमी को ट्रेस करना नामुमकिन है, टाइगर ने कहा। क्या कदुकामत है उसका? टाइगर ने पूछा तो चौहान ने उसे तफसील बता दी। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसे तलाश कर सकूँ, टाइगर ने कहा। फिर वो दोनों इसे मुसाफिया करके वापस चले गए। तो टाइगर इस होटल के असिस्टेंट मैनेजर के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। मैनेजर का नाम सौलतमंद था और उसका खासा बेतकल्लुफ़ दोस्त था। सौलतमंद का हल्का अहबाब बेहद वसी था और अंडरवर्ल्ड के तकरीबन तमाम बाअसर अफराद से उसकी दोस्ती थी। टाइगर ने एक ख्याल के तहत इससे मिलने के बारे में सोचा था, क्योंकि इसका अंदाज़ा था कि थॉमस अब बराह रास्त इमरान तक पहुंचने की बजाय यहाँ किसी न किसी ग्रुप का सहारा लेगा, क्योंकि उससे बताया गया था कि वो तरबियत याफ्ता एजेंट है। उसे यकीनन मालूम होगा कि वो अकेला इमरान तक नहीं पहुंच सकता, और अगर पहुंच भी जाए तब भी वो स्पेशल वार्ड में तो चेक हुए बगैर किसी सूरत भी दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि टाइगर को हस्पताल के पूरे महल्ले वकू का बखूबी इल्म था। और चूंकि सौलतमंद का ताल्लुक पाकिस्तान दारुल हुकूमत में काम करने वाले एक्रीमियन निसाद ग्रुप से ज़्यादा गहरा था, इसलिए टाइगर ने इसे फौरी तौर पर मिलने का फैसला
किया। और टाइगर तुम, आज इस वक्त खैरियत? दौलतमंद ने उठकर टाइगर का इस्तकबाल करते हुए कहा। वो चौड़े चेहरे और चौड़े जिस्म का मालिक था। तुम्हारे होटल में कॉफ़ी पीने आया था क्योंकि यहाँ की कॉफ़ी मुझे बेहद पसंद है। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने सोचा कि जब यहाँ आया हूँ तो तुमसे भी मिलता जाऊँ। सुनाओ आजकल क्या हो रहा है? दौलतमंद ने मुस्कुराते हुए कहा। एक आदमी को ट्रेस कर रहा हूँ लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रहा, टाइगर ने कहा। तो दौलतमंद बेइख्तियार चौंक पड़ा। एक आदमी? कौन है वो और क्यों तलाश कर रहे हो उसे? दौलतमंद ने चौंक कर कहा। तुम्हें तो मालूम है कि मेरे बॉस इमरान साहब हैं, टाइगर ने कहा। हाँ, क्यों? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? दौलतमंद ने कहा। वो एक गैर मुल्की मिशन के दौरान शदीद ज़ख्मी हो गए, उन्हें यहाँ लाया गया है और कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं कि उनको ज़ख्मी हालत में हलाक कर सकें। मैं इस थॉमस को तलाश कर रहा हूँ जो इनका एक सरगना है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। किस तंजीम से उसका ताल्लुक है? दौलतमंद ने पूछा। ये तो मालूम नहीं है लेकिन वो एक्रीमियन है और यकीनन यहूदी होगा। इसका कदोकामत बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पहुँचकर लाजमन उसने हुलिया तब्दील कर लिया होगा, टाइगर ने कहा। उसके साथ ही उसने इसके कदोकामत के बारे में तफसील बता दी। ऐसा कदोकामत तो आमतौर पर एक्रीमियंस का होता है, इस तरह तो उसे किसी सूरत भी तलाश नहीं किया जा सकता, दौलतमंद ने जवाब देते हुए कहा। बहरहाल ये बात जहन में रखना, शायद कहीं से तुम्हें इत्तला मिल जाए, टाइगर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। एक मिनट बैठो, दौलतमंद ने इस अंदाज में कहा जैसे अचानक उसे कोई ख्याल आ गया हो। क्या कुछ याद आ गया है? टाइगर ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए इश्तियाक आमेज़ लहजे में कहा। हाँ, एक मिनट, मैं थोड़ी सी मज़ीद मालूमात ले लूँ फिर तुमसे बात करता हूँ, दौलतमंद ने कहा और सामने पड़े फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने 2 बटन प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से इस KPA की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। गोल्डन क्रॉस क्लब के मार्टिन से बात कराओ, दौलतमंद ने कहा। तो टाइगर चौंक पड़ा क्योंकि वो गोल्डन क्रॉस क्लब और उसके मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर सबसे वाकिफ था। मार्टिन असिस्टेंट मैनेजर था। क्या कोई खास बात है? टाइगर ने दौलतमंद के रिसीवर रखने पर कहा। 1 मिनट सब्र कर लो, दौलतमंद ने कहा और टाइगर ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो दौलतमंद ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और टाइगर ने हाथ बढ़ाकर खुद ही लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। दौलतमंद ने उसकी इस कार्रवाई पर सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। यस सर, मार्टिन बोल रहा हूँ, कोई ख़ास बात जनाब? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मार्टिन, तुमने मेरी कॉल पर बताया था कि तुम्हारा चीफ मैनेजर रेडो एक एक्रीमियन था जो थॉमस के साथ स्पेशल रूम में गया हुआ है, इसलिए तुम बात नहीं कर सकते, दौलतमंद ने कहा। यस सर, मार्टिन ने जवाब दिया। अब वो कहाँ है? मेरा मतलब है वो एक्रीमियन, दौलतमंद ने कहा। मैंने चीफ से एक ज़रूरी बात करना थी लेकिन वो स्पेशल रूम में गए हुए थे। मुझे ये बात उनके PA ने बताई और अब मैं नहीं बता सकता कि वो एक्रीमियन थॉमस कहाँ मौजूद है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके शुक्रिया, दौलतमंद ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम चूंकि किस बात पर थे? टाइगर ने कहा। इस थॉमस नाम पर इस मार्टिन से मैंने फ़ोन पर एक काम कहा तो उसने जवाब दिया मेरा काम वो अपने चीफ रेडो से इजाज़त लेकर ही कर सकता है, जबकि उसने बात करते हुए इस एक्रीमियन का नाम थॉमस बताया था। लेकिन सिर्फ नाम से तो कोई बात कन्फर्म नहीं होती, थॉमस तो आम सा नाम है, टाइगर ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, बहरहाल मेरे जहन में ख्याल आया था इसलिए मैंने कन्फर्म किया, दौलतमंद ने जवाब दिया। ओके, बहुत शुक्रिया, बहरहाल ख्याल रखना, अपने ज़राए पूरी तरह इस्तेमाल करके मालूमात हासिल करना, टाइगर ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा, दौलतमंद ने भी उठते हुए कहा और फिर टाइगर उससे मुसाफिया करके ऑफिस से बाहर आ गया। गोस ने दौलतमंद को तो सरसरी अंदाज में बात करके टाल दिया था लेकिन वो खुद इस थॉमस के नाम और रीडो के स्पेशल रूम में इससे होने वाली मुलाकात पर चौंक पड़ा था। चनाचा इस होटल से निकलकर उसने कार का रुख मार्टिन क्लब की तरफ कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो मार्टिन के ऑफिस में दाखिल हो रहा था। ओह टाइगर, तुम और यहाँ? तुम तो बगैर किसी मकसद के किसी से मिलते ही नहीं। फिर मार्टिन ने उठकर मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा तो टाइगर भी इख्तियार हंस पड़ा। तुमने ठीक समझा है, बगैर किसी मकसद के तुम जैसे फजूल आदमियों से मिलने का मेरे पास वक्त नहीं होता, टाइगर ने जवाब दिया तो मार्टिन भी इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये देख लो कि ख़ास मकसद भी हम जैसे फजूल आदमियों से ही पूरे होते हैं, मार्टिन ने कहा तो इस पर टाइगर इसकी खूबसूरत जवाब पर इख्तियार हंस पड़ा। क्या पियोगे? मार्टिन ने इसके बैठते ही पूछा। कुछ नहीं, अभी दौलतमंद के होटल से कॉफ़ी पी कर आ रहा हूँ, टाइगर ने कहा तो मार्टिन भी इख्तियार चौंक पड़ा। अरे दौलतमंद साहब, जिस थॉमस के चक्कर में उलझे हुए थे कहीं वो तुम्हारा मसला तो नहीं था, मार्टिन ने कहा। वो वाकई ज़हीन आदमी था इसलिए फ़ौरन बात की तह तक पहुंच गया। हाँ, बहरहाल तो मुझे ये बताओ कि ये थॉमस कौन है जो तुम्हारी चीज़ से इस अंदाज में मिला, मुझे पूरी तफसील बताओ, टाइगर ने कहा। पहले तो तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम इस थॉमस के पीछे क्यों पड़े हो, मार्टिन ने कहा। थॉमस नाम का एक एक्रीमियन मेरे बॉस इमरान को जो एक हस्पताल में है हलाक करना चाहता है, इसलिए हमें इसकी तलाश है, टाइगर ने कहा। कौन है ये हस्पताल?
कहाँ है ये हस्पताल? मार्टिन ने पूछा तो टाइगर ने उसे इस इलाके का नाम बता दिया। ओह, फिर तो तुम्हारा शक दुरुस्त है, ये वाकई तुम्हारा मतलूबा थॉमस है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि चीफ रेडोक तक ये बात ना पहुंचे कि मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया है। मार्टिन ने कहा, तुम्हें ये बात टाइगर के बारे में तो सोचनी ही नहीं चाहिए थी, तुम्हें मेरे बारे में मालूम है। बहरहाल तुम बताओ कि तुम क्यों कन्फर्म हो गए हो? टाइगर ने संजीदा लहजे में कहा। थॉमस जब चीफ से मिलने आया तो चीफ स्पेशल रूम में उसे ले गया, फिर चीफ खुद स्पेशल रूम से बाहर अपने ऑफिस में आ गया और उसने ताजपुरा में मौजूद जुआ खाने के इंचार्ज को अपने ऑफिस कॉल कर दिया। और मार्टिन ने कहा तो टाइगर भी ताजपुरा का नाम सुनकर चौंक पड़ा, क्योंकि स्पेशल अस्पताल भी ताजपुरा के इलाके में ही था। फिर क्या हुआ? टाइगर ने पूछा। चीफ, थॉमस और निक तीनों स्पेशल रूम में रहे, फिर चीफ और निक बाहर आ गए, जबकि थॉमस वहीं रहा। फिर निक वापस चला गया और उसकी दोबारा वापसी 2 घंटों बाद हुई, और एक बार फिर चीफ, निक और थॉमस स्पेशल रूम में इकट्ठे रहे। वहाँ वो तकरीबन 1 घंटा इकट्ठे रहने के बाद बाहर आए और फिर थॉमस और निक दोनों चले गए। तुमने अस्पताल का इलाका ताजपुरा बताया है, इसलिए मेरा ख्याल है कि वही थॉमस था जिसे तुम तलाश कर रहे हो। क्या तुम कन्फर्म होकर ये वही निक है, ताजपुरा जुए खाने वाला? टाइगर ने कहा। हाँ, मैंने पीए से कन्फर्म किया था, वो उसे बहुत अच्छी तरह जानती है। मार्टिन ने कहा। इस वक्त थॉमस कहाँ हो सकता है? टाइगर ने पूछा। हो सकता है कि वो निक के पास हो, और ये भी हो सकता है कि कहीं और हो। अब मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं चलता हूँ, तुम भी जुबान बंद रखना, टाइगर ने उठते हुए कहा, और फिर वो मार्टिन से मुसाफिया करके उसके ऑफिस से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार ताजपुरा की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसे भी यकीन आ गया था कि उसने इस थॉमस को ट्रेस कर लिया है, लेकिन अब उसके जहन में यह बात बार बार घूम रही थी कि निक ने थॉमस के साथ मिलकर क्या प्लानिंग की है। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद वो इस बिल्डिंग में दाखिल हो रहा था, जिसमें ऊपर तो आम सा रेस्टोरेंट था, लेकिन नीचे हाल में ऊंचे पैमाने पर जुआ खेला जाता था। एक तरफ काउंटरमैन पर 2 आदमी मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम रोस्टन था। टाइगर काउंटर की तरफ बढ़ा तो रोस्टन उसे देखकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि टाइगर ने कई बार इस रोस्टन की मदद की थी। सर, आप और यहाँ? रोस्टन ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा, क्योंकि टाइगर ऐसे जुए खाने में जाने से दानिस्ता गुरेज किया करता था। हाँ, निक से मिलना था, बैठो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन चीफ शायद मुलाकात ना करें, रोस्टन ने कदरे हिचकिचाते हुए अंदाज में कहा। तो टाइगर बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्यों? टाइगर ने चौंक कर कहा। क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम तयशुदा मुलाकातें भी मनसूख कर दी हैं, रोस्टन ने कुर्सी पर दोबारा बैठते हुए कहा। वजह? टाइगर ने पूछा। मुझे तो मालूम नहीं, दोपहर को चीफ का फ़ोन आया था कि वो आज किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, और आप जानते हैं कि चीफ जो कहते हैं वो हतमी होता है। आप कल मिल लें, रोस्टन ने कहा। तो टाइगर भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। आज का काम कल पर नहीं छोड़ा जा सकता, तुम सिर्फ इतना बता दो कि वो है कहाँ। टाइगर ने कहा। अपने ऑफिस में होगा, मुझे तो फ़ोन आया था, मुझे हतमी तौर पर मालूम नहीं, रोस्टन ने जवाब देते हुए कहा। तो मालूम नहीं कर सकते? टाइगर ने कहा। वैसे तो शायद मालूम नहीं करता, लेकिन आपको इनकार तो नहीं कर सकता। काउंटर से रोस्टन बोल रहा हूँ, चीफ अपने ऑफिस में है। उसने एक शख्स को फ़ोन लगाते हुए पूछा। मुझे इनसे एक ज़रूरी ज़ाती काम है, इसलिए पूछ रहा हूँ, रोस्टन ने दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद कहा। ओ अच्छा, फिर तो मजबूरी है, ठीक है, कल बात कर लूँगा, शुक्रिया, रोस्टन ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। वो ऑफिस में नहीं है, बल्कि डॉक्टर अफजल की रिहाइशगाह पर गए हुए हैं, रोस्टन ने कहा। तो टाइगर डॉक्टर का सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। ये डॉक्टर अफजल कौन है? टाइगर ने बेचैन से लहजे में पूछा। मुझे तो मालूम नहीं जनाब, मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है, रोस्टन ने जवाब देते हुए कहा। पीए से मालूम करो, उसे लाजमन मालूम होगा, टाइगर ने कहा। सॉरी जनाब, मैं दोबारा उसे कॉल नहीं कर सकता, इस बार रोस्टन ने जवाब देते हुए कहा। तो टाइगर ने इस्पात में सर हिला दिया और तेज़ी से वापस मुड़कर वो हॉल के मेन गेट से बाहर आ गया। आते हुए उसने बरामदे में पब्लिक फ़ोन पोत देखा था। इसके कोट की छोटी जेब में सिक्के मौजूद थे। उसने फ़ोन में मतलूबा सिक्के डाले और फिर नंबर प्रेस कर दिए। यस, स्पेशल हॉस्पिटल। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं रिजवान बोल रहा हूँ, डॉक्टर अफजल से बात करा दें, टाइगर ने कहा। डॉक्टर अफजल साहब नाइट ड्यूटी पर होते हैं, अभी वो नहीं आते, तकरीबन 1 घंटे बाद आएंगे, फिर ये बात हो सकती है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। उनकी रिहाइशगाह कहाँ है? मैं वहीं उनसे मिल लूँगा, सॉल कॉलोनी की कोठी नंबर 11A। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। इनका फ़ोन नंबर भी दे दें, मेहरबानी होगी, टाइगर ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। फिर टाइगर ने नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर अफजल से बात करा दे, मैं उनका दोस्त रिजवान बोल रहा हूँ, टाइगर ने कहा। वो ड्राइंग रूम में है, मैं मालूम करती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। और फिर लाइन में खामोशी तारी हो गई। हेलो, कुछ देर बाद ही नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी।
यस, टाइगर ने जवाब दिया। वो अपने दोस्त के साथ कहीं चले गए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। उन्होंने अस्पताल भी तो जाना था, वहाँ तो नहीं गए, टाइगर ने कहा। इनका कोई दोस्त आया हुआ था, उसके साथ गए हैं, अस्पताल अभी उन्होंने जाना है, उसी तरफ से कहा गया। उनका दोस्त तो अपनी गाड़ी पर गया होगा, टाइगर ने कहा। मुझे नहीं मालूम, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो टाइगर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर हुक से लटकाया और उसके साथ ही उसे ख्याल आया कि निक महाला अब यहाँ वापस आएगा, क्योंकि डॉक्टर अफजल ने तो बहरहाल हस्पताल चले जाना है। उसे मालूम था कि हस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सदीकी ड्यूटी के मामले में इंतहाई सख्त वाक़या हुए हैं। वो इस मामले में मामूली सी कोताही बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए डॉक्टर अफजल ने नावहाला वक्त पर हस्पताल पहुँचना है, जबकि निक लाजमन प्रेस क्लब इस क्लब में ही आएगा। इसलिए टाइगर दोबारा हॉल में दाखिल हुआ और एक बार फिर काउंटर की तरफ बढ़ गया। वहाँ मौजूद रोस्टन उसे दोबारा देखकर चौंक पड़ा। ओहो, आप दोबारा, कोई ख़ास बात जनाब? रोस्टर ने मौतबाना लहजे में कहा। मैंने मालूम कर लिया है, निक डॉक्टर अफजल से मिलकर वापस आ रहा है। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि वो अपने ऑफिस किस रास्ते से जाता है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने उनका रास्ता बता दिया। ओके शुक्रिया, अब इस बात को भी भूल जाओ, टाइगर ने कहा और मुड़कर एक बार फिर क्लब के मेन गेट से बाहर आ गया। अब वो उकबी क्लब गली की तरफ जा रहा था। गली तंग सी थी लेकिन वहाँ कोई आदमी ना था और गली के आखिर में 2 बड़े-बड़े ड्रम मौजूद थे जिनमें कूड़ा करकट डाला जाता था। इस गली को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि इस गली में कोई खुफिया दरवाज़ा हो सकता है। टाइगर तेज़ी से आगे बढ़ा और फिर वो ड्रमों के करीब पहुँच गया। उसे वाकई यहाँ एक फुलादी दरवाज़ा नजर आ रहा था, लेकिन ये दरवाज़ा बंद था। टाइगर एक ड्रम के ओट लेकर खड़ा हो गया। निक को वो ज़ाती तौर पर जानता था, इसलिए वो उसे आसानी से पहचान सकता था। फिर उससे वहाँ खड़े हुए 10-15 मिनट ही हुए थे कि 2 आदमी गली में दाखिल हुए। दोनों आगे पीछे चल रहे थे और टाइगर ने देख लिया कि आगे चलने वाले तक निक था, गोल मटोल और मोटा था, जबकि उसके पीछे चलने वाले उसके गार्ड था। वो लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी था, उसके हाथ में मशीन गन थी और वो देखने में ही लड़ने भड़ने वाला आदमी नजर आ रहा था। वो दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए इस दरवाजे के करीब पहुंचे और फिर निक ने जेब से एक मखसूस अंदाज की चाबी निकाली। उसे दरवाजे में बने हुए की होल में डालकर उसने उसे घुमाया और फिर चाबी निकालकर उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। अब तुम जाओगी, निक ने गार्ड से कहा जो बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़ा था। यस चीफ, गार्ड ने कहा और फिर जब निक अंदर चला गया और उसके उकम में दरवाज़ा बंद हो गया तो विकी मुड़ा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता वापस चला गया। टाइगर इस वक्त ड्रम की ओट में रुका रहा जब तक वो गली के आखिर में बाएं तरफ मुड़कर नज़रों से गायब नहीं हो गया। टाइगर ने अपने कोट की एक साइड जेब से एक मखसूस अंदाज की मुड़ी हुई तार निकाली और ड्रम की ओट से निकलकर वो इस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने हाथ में पकड़ी हुई तार को की होल में डाला, फिर उसे मखसूस अंदाज में दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ही तार का सिरा किसी चीज़ में फंस गया और उसके साथ ही कटक की आवाज़ सुनाई थी। उसके साथ ही दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया तो टाइगर ने तार वापस निकालकर उसे जेब में डाला और फिर दरवाज़ा दबाकर खोला और अंदर दाखिल हो गया। ये एक तंग सी राहदारी थी जो आगे जाकर मुड़ जाती थी। राहदारी पर छाया हुआ सकूत बता रहा था कि राहदारी खाली है। Like, comment, share, press the bell icon